नमस्कार दोस्तों, विनायक क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं श्री राम यादव आपको ज्योग्राफी में जो आपका लगातार अध्ययन चल रहा था उससे आपका रिवीजन का दौर बना रहे। कोरोना की ये विश्व महामारी के चलते हमारा जो कार्यक्रम था, रेगुलर कार्यक्रम, काफ़ी अस्त व्यस्त हुआ है। तो मैं विनायक क्लास के यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको घर बैठे अपना जो नियमित कोर्स चल रहा था भूगोल का, उसके बारे में यहाँ से लगातार आपको क्लासें उपलब्ध करवाऊँगा। आशा करता हूँ लगातार आप इस चैनल के माध्यम से अपनी पढ़ाई को निरंतर गति प्रदान करें। दोबारा हाँ दोस्तों, हमें अपना जो चैप्टर है उसमें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भारत का भूगोल। दोस्तों, भारत का भूगोल जो चैप्टर आपका वो लगभग हर कंपटीशन से जुड़ा हुआ है। जैसे बात करें एसएससी बैंक, रेलवे, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, रेट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, ऑल ओवर कंपटीशन में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत के भूगोल में हमें जो प्रारंभिक बिंदु स्टार्ट करने जा रहे हैं वो होगा भारत एक परिचय। भारत एक परिचय में जो क्वेश्चन बनते हैं, भारत के पड़ोसी राष्ट्र, राष्ट्रों से लगने वाली सीमाएं, समुद्री सीमा, महासागरीय सीमा लगती है उसका परिचय, राज्यों की सीमाएं, राज्यों की स्थिति, भारत का अक्षांश देशांतर विस्तार, भारत के राज्यों की संख्या, केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या। तो ये के परिचय से इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ जाते हैं। जिसमें बात करें भारत का विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है, जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है, तो क्षेत्रफल में भारत विश्व का 7वां बड़ा राष्ट्र है, जनसंख्या में दूसरा। भारत को कुल 28 राज्य व 9 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। भारत की जो जनसंख्या है वो लगभग 125 करोड़ से ऊपर है और भारत में जनसंख्या की दृष्टि से जैसे बड़े राज्य, छोटे राज्य, लिंगानुपात, जनसंख्या घनत्व, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाते हैं। तो सर्वप्रथम स्टार्ट कर रहे हैं हम भारत के परिचय में भारत के राज्यों की स्थिति। तो कुल राज्य है 28 राज्यों में बात करें तो जो जम्मू कश्मीर था पहले एक राज्य की श्रेणी में आता था, आजकल इसको 2 भागों में बांटकर केंद्र शासित प्रदेश इसके बनाए गए हैं, जिसमें एक केंद्र शासित प्रदेश का नाम रखा गया है जम्मू कश्मीर और दूसरे क्षेत्र का नाम रखा गया है लद्दाख। तो जम्मू कश्मीर को अब राज्यों की श्रेणी से हटाकर केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी में डाला गया और उसके पश्चात बात करें दूसरा राज्य यहाँ पे बनता है, वो बनता है पंजाब की सीमाएं। पंजाब के पश्चात यहाँ पर राज्य बनेगा वो हमारा राजस्थान होगा। राजस्थान के पश्चात बात करें तो यहाँ पर स्थिति बनती है गुजरात की और गुजरात से आगे बात करें तो अगला राज्य बनता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के पश्चात बात करें तो इसकी सीमा बनाता है यहाँ पर गोवा। गोवा के पश्चात बात करें तो यहाँ पर सीमा बनती है कर्नाटक और कर्नाटक के पश्चात यहाँ पर राज्य बनता है केरल। केरल के पश्चात अगला राज्य बनता है जो यहाँ पर वो है तमिलनाडु और तमिलनाडु के पश्चात यहाँ पर जो राज्य की स्थिति बनेगी वह आंध्र प्रदेश। दोस्तों, आंध्र प्रदेश से जो राज्य था उसका विभाजन किया गया और विभाजन करके इससे जो राज्य नया निकला है उसका नाम है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का नया वर्तमान नाम रखा गया है सीमांध्र। उसके पश्चात बात करें तो यहाँ पर अगला राज्य आता है ओडिशा और ओडिशा के पश्चात यहाँ पर अगला राज्य बनता आपका पश्चिमी बंगाल। पश्चिम बंगाल के पश्चात इधर का जो स्टेट है उनको हम पूर्वोत्तर स्टेट बोलते हैं और इनको 7 सिस्टर के नाम से भी जाना जाता है। इन स्टेट में जैसे बात करें तो यहाँ पर बनता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश से आगे बात करें तो यहाँ पर जो राज्य बनता है वो है नागालैंड। नागालैंड के पश्चात अगला राज्य जो बनेगा उसको हम देंगे यहाँ पर नाम मणिपुर।
मणिपुर से आगे बात करें तो यहाँ पर अगला स्टेट है मिजोरम, और मिजोरम के पश्चात अगला राज्य है वो है त्रिपुरा। त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ स्टेट है। उसके पश्चात यहाँ पर स्टेट जो बनता है उसका नाम है मेघालय, और ये स्थिति जो बनती है वो बनती है असम की। तो इस प्रकार ये जो स्टेट है इनको बोलते हैं 7 महीने। 7 महीनों में जो राज्य हो गए, असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, यहाँ पर जो राज्य है मिजोरम है, ये मणिपुर है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश। उसके पश्चात बात करें तो यहाँ पर जो स्टेट बन रहा है वो बन रहा है सिक्किम। सिक्किम में की स्थिति बनती है यहाँ पर। उसके पश्चात बात करें तो यहाँ पर जो अगला स्टेट बनेगा, यहाँ से ले तो हिमाचल प्रदेश के पास में यहाँ पर सीमा बना था उत्तराखंड, और यहाँ पर जो स्थिति बनती है वो बनती है हरियाणा की। हरियाणा की सीमा यहाँ पर पंजाब से लगती है, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश से लगती है, राजस्थान से लगती है। उसके पश्चात यहाँ पर जो स्टेट बनता है वो आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत का वह राज्य है जो सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाता है। इसकी सीमा कुल 8 राज्यों की स्पर्श करती है, जिसमें यहाँ पर बिहार आता है, और बिहार के पश्चात बात करें तो यहाँ पर आता है जैसे झारखंड। इसके अलावा बात करें यहाँ पर जो बनता है ये स्टेट है, यह है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की सीमा यहाँ पर, और मध्य प्रदेश से आगे बात करें तो यहाँ का जो राज्य है वो आता है, जैसे बात करें छत्तीसगढ़। तो ये स्थिति बन रही है किसकी? छत्तीसगढ़ की। ठीक है, तो यहाँ पर जो बात करें उत्तर प्रदेश के साथ लगने वाले 8 राज्य में एक तो उत्तराखंड आता है, दूसरा आता है हिमाचल प्रदेश, तीसरा आता है यहाँ पर है हरियाणा, 4 पे आता है राजस्थान, 5 पे आता है मध्य प्रदेश, 6 पे यहाँ पे छत्तीसगढ़, और 7 में यहाँ पर आता है जैसे झारखंड, और 8 पे आता है बिहार। तो क्वेश्चन जो बनता है भारत का वह कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाता है? तो आंसर उसका होता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश कुल 8 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। इस प्रकार भारत के 28 राज्यों की स्थिति हुई, जिसमें हमने पहले बताया पंजाब, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा उत्तराखंड, और 4 पे कौन सा है? उत्तर प्रदेश, 5 पे यहाँ पर हरियाणा, 6 पे राजस्थान, 7 पे गुजरात, 8 पे महाराष्ट्र, 9 पे गोवा, 10 पे कर्नाटक, 11 पे केरल, 12 पे तमिलनाडु, 13 पे यहाँ पर जो स्टेट है वो आंध्र प्रदेश है, नया नाम इसका सीमांध्र है। इसके पश्चात 12 पे यहाँ पर तेलंगाना है, 13 पे यहाँ पर उड़ीसा है, 14 पे यहाँ पर पश्चिम बंगाल है। इसके अलावा 7 स्टेट हैं, तो 14 7 21। इसके अलावा 22 पे बिहार, 23 पे झारखंड, 24 पे छत्तीसगढ़, 25 पे मध्य प्रदेश, इसके अलावा यहाँ पर सिक्किम है। तो इस प्रकार कुल राज्यों की संख्या बनती है 28। उसके पश्चात बात करें केंद्र शासित प्रदेशों की, तो केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें, एक पर तो बन गया आपका जम्मू कश्मीर, 2 पे है लद्दाख का क्षेत्र, 3 पे आता है यहाँ पर बात करें तो जैसे चंडीगढ़ का क्षेत्र, तो चंडीगढ़ 2 राज्यों की राजधानी है जिसमें पंजाब और हरियाणा। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, तो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की स्थिति एनसीआर क्षेत्र आता है 3 राज्यों में, जिसमें उत्तर प्रदेश, यहाँ पर हरियाणा और राजस्थान। तो 4 केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पर हो गए। 5वां जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है आपका यहाँ पर लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की स्थिति यहाँ पर अरब सागर में बनती है। और 6वां केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार, तो अंडमान निकोबार की स्थिति बनती है बंगाल की खाड़ी। 7वां केंद्र शासित प्रदेश बनता है आपका पुडुचेरी। पुडुचेरी की जो स्थिति बनती है वो मुख्यतः तमिलनाडु में, और पुडुचेरी के उपभाग वो हैं एक तो केरल में, इसके अलावा यनम जो क्षेत्र है वो है आंध्र प्रदेश में, और इसका जो कराईकल है वो भी तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में इसके 2 पार्ट हैं, एक तो है पुडुचेरी मुख्य क्षेत्र, इसके अलावा कराईकल का क्षेत्र। माहे की स्थिति बनती है वो बनती है केरल में, इसके अलावा यनम का जो क्षेत्र बनता है वो बनता आपका आंध्र प्रदेश। इसके अलावा बात करें केंद्र शासित प्रदेश की, यहाँ पर महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित है, अरब सागर के तट पर है दादरा नागर हवेली। दादरा नागर हवेली
और यहाँ पर स्थित है दमन और दीव, दोनों का क्या कर दिया है, विलय कर दिया है। तो इस प्रकार केंद्र शासित प्रदेश की संख्या बची है 8। जब लद्दाख और जम्मू कश्मीर को अलग किया गया था तब केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या थी 9। तो इस प्रकार 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश। ये भारत का एक बेसिक जो भौगोलिक विस्तार है, इसके पार्ट है राज्यों के, केंद्र शासित प्रदेशों के, इनका विवरण। ठीक है, उसके पश्चात बात करें हमें भारत का जो क्षेत्रफल है वो वर्ग किमी में 32,87,263 वर्ग किमी के कुल क्षेत्रफल है। संपूर्ण विश्व का ये 2.42%। तो भारत की बात करें पड़ोसी राज्यों की, तो पड़ोसी राज्यों की बात करें तो सबसे पहले जो ये उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जो सीमा बनाता है वो बनाता है पाकिस्तान। पाकिस्तान की सीमाएं भारत के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में स्पर्श करती है भारत के जो राज्य हैं, जिसमें एक तो गुजरात है, राजस्थान है, यहाँ पर पंजाब है, जम्मू कश्मीर है और लद्दाख के क्षेत्र। तो 2 तो केंद्र शासित प्रदेश हैं, 3 राज्य हैं। पाकिस्तान पहले भारत का एक हिस्सा था जिसको सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब प्रांतों के नाम से जाना जाता था। हाँ, तो हम जो बात कर रहे थे पाकिस्तान की स्थिति की बात कर रहे थे। पाकिस्तान ने जो भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में पाकिस्तान के साथ गुजरात, राजस्थान, पंजाब और 2 केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाते हैं। पाकिस्तान भारत से अलग हुआ राज्य या राष्ट्र है। पाकिस्तान अलग हुआ था 1947 में। 1947 में जो डेट थी इसकी वो थी 14 व 15 अगस्त। 14 अगस्त को जो आज़ाद हुआ पाकिस्तान, भारत की आज़ादी 15 अगस्त। 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं और पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है 14 अगस्त। तो पाकिस्तान शब्द का जो प्रयोग किया गया था वो सबसे पहले किया था मोहम्मद अली जिन्ना। 3 जून 1947 में पाकिस्तान क्षेत्र का गठन किया गया। भारत की जो रियासतें थीं, रियासतों का जो भारत और पाकिस्तान में विलय हुआ वो माउंटबेटन योजना के तहत, माउंटबेटन योजना के तहत देशी रियासतों को ये प्रस्ताव दिया गया था कि भारत की आज़ादी के समय या भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के समय देशी रियासतें अपनी स्वेच्छा से या तो पाकिस्तान में शामिल हो सकती हैं या भारत में शामिल हो सकती हैं या स्वतंत्र रह सकती हैं ब्रिटिश शासन के अधीन। तो ऐसी रियासतें जो स्वतंत्र रहने के लिए प्रस्ताव दिया, उन रियासतों में 3 रियासतें महत्वपूर्ण थी। जम्मू कश्मीर रियासत, ये क्षेत्र, इसके अलावा जूनागढ़ का क्षेत्र है गुजरात का, और एक रियासत थी हैदराबाद। हैदराबाद वाले क्षेत्र में था पूरा आंध्र प्रदेश का क्षेत्र। 3 रियासत चाहती थी कि हम स्वतंत्र रहेंगे, ना भारत में जाएंगे ना पाकिस्तान में जाएंगे, और तीनों रियासतों का जो मामला आगे चला जिसमें जूनागढ़ रियासत और हैदराबाद रियासत, इनको सर्वप्रथम भारत में शामिल किया गया। जूनागढ़ जो गुजरात का क्षेत्र था, इसका जो विलय भारत में हुआ जनमत संग्रह के आधार पर। हैदराबाद रियासत का जो विलय हुआ वो सैन्य कार्रवाई के द्वारा ऑपरेशन पोलो यहाँ पे चलाया गया। उसके पश्चात बात करें जम्मू कश्मीर रियासत, जिसका मामला अंत तक चला, काफ़ी लंबा चला। तो जम्मू कश्मीर रियासत के शासक महाराजा हरि सिंह चाहते थे कश्मीर को एक नया राष्ट्र के रूप में आकार देंगे, परंतु पाकिस्तानी सेना ने, यहाँ के मूल स्थानीय लोग, कबीलियाई लोग जिन्हें बोलते हैं, उनकी आड़ लेकर कश्मीर रियासत पर हमला किया, जिससे कश्मीर के शासक हरि सिंह ने
तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री पंडित नेहरू और वल्लभ भाई पटेल से सहयोग मांगा, परंतु तत्कालीन गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल जी ने एक शर्त पे ही सहयोग देने की बात रखी कि यदि कश्मीर का विलय भारत के पक्ष में हो तो ही हम इस मामले में हस्तक्षेप करेंगे। हरि सिंह जी पर काफ़ी दबाव था, जिसके चलते 6 अक्टूबर 1947 में महाराजा हरि सिंह ने कश्मीर का विलय भारत के पक्ष में किया। उसके पश्चात भारतीय सेना ने कार्रवाई करते हुए पाकिस्तानी सेना को कश्मीर के क्षेत्र से खदेड़ा और खदेड़ते हुए भारतीय सेना यहाँ पर गिलगित बाल्टिस्तान तक पहुँच गई थी, परंतु उस समय यह मामला यूएनओ में पहुँच गया। यूएनओ के हस्तक्षेप से दोनों क्षेत्रों में युद्ध विराम की घोषणा की गई, जिसके चलते आज ये जो क्षेत्र है पीओके पाक अधिकृत कश्मीर, ये पाकिस्तान के अधीन है, जिससे भारत अपना अभिन्न अंग मानता है। तो पाकिस्तान के साथ जो विवाद बने, कश्मीर का विवाद, आज भी कच्छ के रण में विवाद चल रहा है, जिसको बोलते हैं हम 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। तो इस प्रकार पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। पाकिस्तान को 2 भागों भारत से अलग किया गया। एक भाग को नाम दिया गया पश्चिमी पाकिस्तान और दूसरे भाग को नाम दिया गया पूर्वी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान को आज का बांग्लादेश बोला जाता है। बांग्लादेश अस्तित्व में आया 1971 और बांग्लादेश के स्वतंत्रकरण में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वो तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सहयोग से बांग्लादेश को मुक्ति मिली। बांग्लादेश में मुक्ति सेना का गठन किया था। वहाँ के राष्ट्रपिता के नाम से मशहूर डॉक्टर मुजिबुर रहमान। तो बांग्लादेश को जो पाकिस्तान से मुक्ति मिली या आज़ादी मिली, ये मिली थी 1971 में, डेट है 16 दिसंबर 1971 में। ये जो पूर्वी पाकिस्तान का क्षेत्र बांग्लादेश के नाम से जाना गया 16 दिसंबर 1971 को। इस प्रकार पाकिस्तान का हिस्सा था वो अलग कर दिया गया। अब पाकिस्तान की वर्तमान स्थिति बसती है यहाँ पर। और पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के साथ 1947 में जो सीमाएं निर्धारित की गई थी, इसको नाम दिया गया था रेड क्लिफ। ब्रिटिश अधिकारी सर रेडक्लिफ के द्वारा भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सीमा निर्धारित की गई थी, उसका नाम रखा गया था रेड क्लिफ। रेड क्लिफ जो लाइन थी वो पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान के मध्य थी। जैसे मैंने बताया, पूर्वी पाकिस्तान को वर्तमान का बांग्लादेश, और जैसे बांग्लादेश 16 दिसंबर 1971 को यहाँ पर मुक्त हुआ, उसके पश्चात यहाँ पर भारत और बांग्लादेश के मध्य जो सीमा निर्धारित की गई उसको नाम रखा गया जीरो लाइन। तो जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीरो लाइन कौन से 2 राष्ट्रों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्थित है, तो ये स्थित है भारत और बांग्लादेश। रेड क्लिफ लाइन की स्थिति वर्तमान में जो बसती है वो बसती है केवल भारत और पाकिस्तान के मध्य। रेड क्लिफ लाइन की वर्तमान जो लंबाई है, तो इस लंबाई का वर्तमान विवरण है वो है 3322 किलोमीटर। 3322 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है रेड क्लिफ, जिस पर 2 केंद्र शासित प्रदेश, 3 राज्य स्थित है। तो पाकिस्तान की स्थिति उत्तर पश्चिम में। पाकिस्तान के साथ जो विवाद है उसमें जैसे एक तो बताया पीओके क्षेत्र का विवाद। पीओके के पास में जो क्षेत्र आपका सियाचिन ग्लेशियर, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल, ये भी भारत और पाकिस्तान के मध्य एक विवादित क्षेत्र है। सियाचिन जो क्षेत्र है उसका 1/3 भाग पाकिस्तान के अधीन है, 2/3 भाग भारत के अधीन है। तो
सियाचिन का क्षेत्र भारत और पाकिस्तान के अधीन है। अक्सर यहाँ पर सियाचिन को लेकर दोनों देशों के मध्य मुठभेड़ होती रहती है। भारतीय सेना ने सियाचिन में ऑपरेशन मेघदूत चलाकर पाकिस्तानी सेना को खदेड़ा। तो विवादित क्षेत्र सियाचिन, उसके पश्चात बात करें कच्छ का क्षेत्र भारत और पाकिस्तान के मध्य विवादित है। इसके अलावा लाइन ऑफ कंट्रोल LOC जो POK क्षेत्र है और भारत के कश्मीर के मध्य स्थित है। तो इस प्रकार पाकिस्तान के साथ जो सीमा बनती है। उसके पश्चात बात करें पाकिस्तान से आगे जो राष्ट्र आता है, यहाँ पर आता अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की स्थिति बनती है यहाँ पर। अफगानिस्तान का जो क्षेत्र है वो प्राचीन समय में कंदहार प्रदेश कहलाता था और पाकिस्तान का क्षेत्र गांधार, अफगानिस्तान, कंधार। अफगानिस्तान की स्थिति वर्तमान में पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम में और भारत का जो अभिन्न अंग है POK, उसके साथ इसकी सीमा बनती है। भारत POK क्षेत्र को अपना अभिन्न अंग मानता है, इसलिए भारत का मानना है कि अफगानिस्तान भारत के साथ कुल जो सीमा बनाता है लगभग इस क्षेत्र में वो सीमा है लगभग 80 किलोमीटर लंबी। 80 किलोमीटर लंबी यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है भारत और अफगानिस्तान के मध्य। अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि POK क्षेत्र पे आज भी अधिकार पाकिस्तान का है, तो हम इसको प्रत्यक्ष रूप से नहीं बोल सकते। सीमा का नामकरण 1896 में, इसका नाम 1896 में ड्यूरंड रेखा के नाम से रखा गया। ड्यूरंड। अब ड्यूरंड नाम रखा गया ब्रिटिश अधिकारी जिनका नाम था ड्यूरंड, जिन्होंने इस सीमा का निर्धारण किया था। तो इस प्रकार यहाँ पर अफगानिस्तान, यहाँ पर ये जो क्षेत्र था पहले हिंदुस्तान का क्षेत्र था, पाकिस्तान तो आगे चलकर बना 1947 में। तो 1896 से इस सीमा को ड्यूरंड रेखा के नाम से जाना गया। आज इसकी स्थिति अधिकांशतः पाकिस्तान से लगती है और 80 किलोमीटर लंबी ये जो लगती है वो POK क्षेत्र से लगती है। और POK की स्थिति जैसे आपको स्पष्ट की मैंने, पाक अधिकृत कश्मीर, जिस क्षेत्र पर पाकिस्तान ने जबरदस्ती अधिकार कर रखा है। तो अफगानिस्तान की स्थिति, उसके पश्चात बात करें अगला राष्ट्र इस क्षेत्र में आता है वो आता है चीन। चीन की स्थिति की बात करें तो दुनिया का क्षेत्रफल में तीसरा बड़ा राष्ट्र, जनसंख्या में सबसे बड़ा राष्ट्र, और जो वर्तमान में वैश्विक महामारी का दौर चल रहा है कोरोना, उसका जन्म भी चीन से माना गया। तो कोरोना महामारी के चलते आज हम सभी अस्त व्यस्त चल रहे हैं। काफ़ी लोग घरों में बंद है, हम भी बंद हैं, आप सभी दोस्त भी बंद हो, तभी तो घर पे बंद हो, नहीं तो आज आप हमारे सामने होते और हमें जब सामने होते तो हमें पढ़ाने का काफ़ी आनंद आता आपके चरित्र देख के। लेकिन क्या करें, संकट की घड़ी है। इस संकट की घड़ी में हम सभी को जो ये महामारी का दौर चल रहा है, इसमें अपने परिवार का, अपने दोस्तों का ख्याल रखना पड़ेगा। एक दूसरे से दूरी बनाकर, एक दूसरे की साफ सफाई का, स्वच्छता का अच्छी तरह से ध्यान रखकर तभी जाकर इस महामारी से छुटकारा पाया जा सकता है। अभी तक कोई भी मेडिकल साइंस इस बीमारी का तोड़ नहीं खोज पाई और ऐसा लग रहा है कि हमें आने वाली ज़िंदगी, ये जो पढ़ाई का जो दौर है, इस कोरोना बीमारी के साथ ही पूरा करना पड़ेगा। तो दोस्तों, मेरी आपसे गुजारिश है
घरों में बंद रहो और बंद रहकर अच्छी तरह स्टडी करो, मन लगाकर। तो चीन की जो बातें कर रहे थे हम, तो चीन की जो स्थिति है वो है भारत के उत्तर पूर्व में। दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्र जनसंख्या में, एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था जो काफ़ी चर्चा में चल रहा है। तो चीन की स्थिति उत्तर पूर्व में, चीन और भारत दुनिया के प्राचीन राष्ट्रों में इनकी गिनती होती है। दोनों राष्ट्र की महान संस्कृति रही है। तो बात करें हम चीन की, तो यहाँ पर जो चीन सीमा बनाता है भारत के साथ, वर्तमान में इसकी स्थिति लगती है यहाँ पर लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश। इसके अलावा बात करें यहाँ पर भारत के ये राज्य, उत्तर पूर्व के राज्यों में यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर स्थिति बनती है सिक्किम, ये भी चीन के साथ सीमा बनाता है। और सिक्किम से लेके यहाँ पर उत्तराखंड तक, यहाँ पर जो स्थिति आती है वो आती है नेपाल। दुनिया का सबसे शांतिप्रिय राष्ट्र नेपाल, हिंदू राष्ट्र नेपाल। नेपाल से यहाँ पर बात करें आगे सिक्किम से, तो यहाँ पर जो राष्ट्र बनता है वो बनता है भूटान। तो भूटान की सीमा यहाँ पर है। ये नेपाल, ये भूटान और यहाँ पर है चीन। यहाँ पर नेपाल, यहाँ पर ये भूटान, ये भारत के पड़ोसी राष्ट्र हैं। तो चीन के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है इसका नाम दिया गया मैकमोहन रेखा। मैकमोहन जो रेखा, लाइन, सीमा की स्थिति वर्तमान में भारत और चीन के मध्य है। प्राचीन समय में ये जो मैकमोहन का जो निर्धारण था, जो चीन के साथ नहीं बल्कि तिब्बत के साथ किया गया था, परंतु तिब्बत का जो क्षेत्र है आज चीन के अधीन है, इसलिए ये सीमा प्रत्यक्ष रूप से चीन के साथ लगती है। परंतु चीन इस सीमा को विवादित मानता है, अस्वीकार करता है। तभी बार बार चीन की सेनाएं भारतीय सीमा में प्रवेश कर जाती है। जैसे अभी जो मुद्दा चल रहा है, सिक्किम का जो नाथुला पोर्ट है, दर्रा है, यहाँ पर उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर के क्षेत्र, लद्दाख वाले क्षेत्र में चीन की सेनाएं काफ़ी घुसपैठ करती हैं। आए दिन ही झगड़ा होता है। अभी ये चर्चा का दौर चल रहा है। तो मैकमोहन रेखा को चीन मानता अवैध। मैकमोहन जो रेखा है वो मुख्य रूप से भारत का जो स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, उसकी सीमा पे निर्धारित की गई सीमा थी। सीमा का निर्धारण 1915 ब्रिटिश भारत और तिब्बत, और तिब्बत का जो धर्मगुरु था दलाई लामा, उनके मध्य इसका निर्धारण हुआ। तिब्बती बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा, जो भी आप सभी को पता है, भारत में उसने शरण ले रखी है। 1959 में जब चीन और तिब्बत के मध्य संघर्ष हुआ तो दलाई लामा को शरण दी भारत ने। इसका खामियाजा भारत को भुगतना भी पड़ा। 1962 का युद्ध, 1962 के युद्ध के चलते चीन ने भारत के काफ़ी बड़े भूभाग को अपने क्षेत्र में कर लिया, जिसमें मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश था। और उसी अरुणाचल प्रदेश पर जो सीमा निर्धारित की गई थी उसका नाम था मैकमोहन। मैकमोहन वास्तविक रूप से अरुणाचल के इस प्रदेश पर निर्धारित थी, परंतु चीन इस अरुणाचल प्रदेश के पूरे भाग को तिब्बत का हिस्सा मानता है, दक्षिणी तिब्बत इसको बोलते हैं, और जिसके चलते इन्होंने अरुणाचल प्रदेश के इस क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लिया। काफ़ी बड़ा भूभाग आज अरुणाचल प्रदेश का चीन के अधीन है, और यहाँ तक कि संपूर्ण अरुणाचल प्रदेश को चीन अपना अभिन्न अंग मानता है। जैसे भारत पीओके क्षेत्र को अपना अभिन्न अंग मानता है, उसी प्रकार तो इस प्रकार दक्षिणी तिब्बत
के नाम से अरुणाचल प्रदेश को बोला जाता है। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे अभी जो सीटेट का एग्जाम हुआ था टीचर्स लेवल में, अभी क्वेश्चन पूछ लिया गया कि छोटा तिब्बत किसे बोलते हैं, तो छोटा तिब्बत बोला जाता है लद्दाख को, और दक्षिण तिब्बत बोला जाता है, वो बोला जाता है अरुणाचल प्रदेश को। दोनों क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो मैकमोहन सीमा है वो लगती है मुख्य रूप से भारत और चीन के मध्य, और इसमें भी जो राज्य है वो अरुणाचल प्रदेश। तो चीन के साथ जो सीमा है इसकी कुल लंबाई वर्तमान है 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर। पहले की जो सीमाएं थी इनमें काफ़ी डिफरेंट आपको मिलेगा। अभी जो नया सर्वेक्षण चल रहा है सीमाओं का, वो ड्रोन के माध्यम से चल रहा है। आपको जानकारी रहनी चाहिए भारत की जो सीमाएं, और जैसे बात करें आने वाले 2 साल पश्चात ये ड्रोन के माध्यम से दूसरा मानचित्र भारत का आएगा। सीमाओं का परिवर्तन उस समय भी हो सकता है, अभी भी काफ़ी परिवर्तन हुए हैं। तो वर्तमान इसकी जो लंबाई है वो 3488 किलोमीटर है, और 3488 किलोमीटर की सीमा पर एक स्टेट बात करें तो यहाँ पर बनता है हिमाचल प्रदेश, दूसरा बनता है उत्तराखंड। उत्तराखंड के अलावा यहाँ पर बनता है सिक्किम, और यहाँ पर बनता है आपका अरुणाचल प्रदेश। तो 4 स्टेट और 2 केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। जम्मू कश्मीर का वह क्षेत्र जो सियाचिन कहलाता है, वो सीमा किसके साथ लगती है? चीन के साथ, क्योंकि सियाचिन का काफ़ी बड़ा भूभाग, लगभग 5000 वर्ग किमी के आसपास का क्षेत्र पाकिस्तानी चीन को बेचती है। इस प्रकार जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश चीन के साथ सीमा बनाता है। तो राज्यों की स्थिति जैसे मैंने एक बार बताई है, दोबारा देखो। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है, इसके पश्चात सिक्किम है, यहाँ पर उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, और 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। ये चीन के साथ सीमा बनती है। चीन के साथ लगने वाली कुल सीमा की लंबाई वर्तमान में 3488 किलोमीटर है। नाम बताया मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा का निर्धारण 1915 में किया गया, और निर्धारण हुआ ब्रिटिश भारत और तिब्बत के मध्य। वर्तमान में जो तिब्बत है वो अधीन है चीन के। तो आज तिब्बत का कोई स्वरूप नहीं, अस्तित्व नहीं है, संघर्ष चल रहा है। इस प्रकार बात करें आगे, यहाँ पर अगला राष्ट्र आता है नेपाल। नेपाल की संस्कृति के बारे में बताया, भारत से मिलती जुलती संस्कृति है। विश्व का सबसे शांतिप्रिय राष्ट्र में नेपाल की गिनती होती है। पर्वतीय राज्य है, हिंदू राष्ट्र है। तो नेपाल के साथ जो सीमा की बात करें, एक प्राकृतिक सीमा है, ना कि कृत्रिम सीमा। मानव द्वारा निर्धारित सीमा नहीं है नेपाल की, प्राकृतिक सीमा है। नेपाल और भारत के मध्य जो सीमा है उसकी लंबाई है 1752 किलोमीटर। 1752 किलोमीटर लंबी जो सीमा लगती है वो लगती है नेपाल और भारत के मध्य। नेपाल के साथ जो सीमा लगती है उसमें जो राज्य आते हैं, जैसे बात करें तो यहाँ पर उत्तराखंड आता है, उसके पश्चात यहाँ पर उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर बिहार है, पश्चिम बंगाल है, सिक्किम है। तो कुल राज्यों की संख्या होती है इसके साथ 5। जैसे बात करें, 1 पे उत्तराखंड है, 2 पे है उत्तर प्रदेश, 3 पे बिहार, 4 पे पश्चिम बंगाल, 5 पे सिक्किम। 5 राज्य नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। नेपाल और भारत के मध्य वर्तमान में जो एक विवाद उभरा है वो है उत्तराखंड का कालापानी क्षेत्र। कालापानी क्षेत्र की बात करें हमें तो कालापानी की जो जेल है, कठोर सजा दी जाती है, वो तो हमारे अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में स्थित है कालापानी क्षेत्र, सॉरी जेल। और कालापानी क्षेत्र कहाँ पर है? तो कालापानी क्षेत्र आपसे पूछा जाए तो यह उत्तराखंड में। हालांकि क्षेत्र नेपाल का था, नेपाल से ही भारत सरकार ने इसको लिया था। लेने का कारण था इस क्षेत्र में भारत और चीन के मध्य बढ़ता संघर्ष। तो यहाँ पर एक
भारतीय सेना की एक चौकी स्थापित की गई थी कालापानी क्षेत्र में और काफ़ी दिनों से भारत के अधीन है। परंतु यहाँ पर जो नेपाल और चीन की बढ़ती नज़दीकी के कारण ये जो क्षेत्र है नेपाल भारत से मांग रहा है। हालांकि भारत सरकार ने इसको देने से मना किया है। तो आपसे आगामी एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेगा विवादित क्षेत्र भारत और नेपाल के मध्य वो बनेगा कालापानी। तो स्थिति आपसे पूछा जा सकता है कि कालापानी कौन से राज्य का हिस्सा है, तो उत्तराखंड में। कौन से दो देशों के मध्य विवादित है, तो भारत और नेपाल के मध्य विवादित है। भारत और नेपाल के मध्य जो सीमा अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक सीमा है। इसके अलावा बात करें कुल राज्य इसके साथ लगते हैं 5 लगते हैं। उसके पश्चात अगला राष्ट्र की बात करेंगे हम, तो अगला जो राष्ट्र है वो आता है भूटान। भूटान की स्थिति यहाँ पर हिमालय की गोद में। नेपाल भी हिमालय की गोद में बसा हुआ है, तराई क्षेत्र आता है। उसी प्रकार भूटान की स्थिति की बात करें तो भूटान और भारत के मध्य जो सीमा है वो भी एक प्राकृतिक सीमा है, जिस प्रकार नेपाल के साथ थी। तो भूटान के साथ यहाँ पर जो लगने वाले राज्य हैं, एक तो सिक्किम है, यहाँ पर है पश्चिम बंगाल है, यहाँ पर है असम, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश। तो 4 राज्य भूटान के साथ सीमा बनाते हैं। भूटान एक धर्म से बात करें तो बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ राष्ट्र है, दुनिया का एक गरीब राष्ट्र है, परंतु कुछ साल राष्ट्र है। भूटान भारत पे आश्रित है। भूटान और भारत के मध्य जो संधि हुई थी उसके तहत ये शर्तें लागू हुई थी कि भारत जितने भी अंतर्राष्ट्रीय भूटान जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ करेगा तो भारत से पूछ कर करेगा। भारत इसका आजीवन सहयोगी रहेगा। तो इस प्रकार भूटान भारत पे आश्रित है। बात करें भूटान का जो क्षेत्र जो काफ़ी विवादित रहा था चीन और भारत के मध्य, वो क्षेत्र डोकलाम, काफ़ी सुना होगा डोकलाम क्षेत्र के बारे में। डोकलाम का क्षेत्र भारत का जो सिक्किम में दर्रा है नाथुला, उसके पास में स्थित है, जिस क्षेत्र पर चीन ने अवैध रूप से सड़कों का निर्माण किया था, जिसका विरोध भारतीय सेना ने किया। विवाद चला 73 दिन तक। मैं डोकलाम का जो क्षेत्र है उस पर चर्चा कर रहा हूँ कि थोड़े दिनों पहले डोकलाम क्षेत्र काफ़ी चर्चा में रहा, दोबारा चर्चा में रहा, क्योंकि यहाँ पर चीन की सेना ने घुसपैठ की इस रास्ते से। 2017 में ये मामला हुआ था। जब ये मामला हुआ तो भारत और चीन की सेनाएं 73 दिन तक यहाँ पर आमने सामने खड़ी हुई थी और इसी क्षेत्र में पुनः 5-7 रोज पहले दोनों सेनाओं के मध्य धक्का मुक्की हुई। तो क्वेश्चन बन सकता है ऐसे डोकलाम भूमि कौन से दर्रे के पास में? नाथुला। डोकलाम किसका हिस्सा है? भूटान का। परंतु भूटान की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत के पास में। भारत ने भूटान को अपनी सेनाएं उपलब्ध करवाई हैं, तो चीन का विरोध भारत करेगा। उसके पश्चात बात करें, भूटान कुशल राष्ट्र है, गरीब राष्ट्र है, शांतिप्रिय राष्ट्र। आगे बात करें पूर्वी क्षेत्र की। पूर्वी क्षेत्र में यहाँ पर जो राज्य है म्यांमार। म्यांमार का नाम आपने सभी ने सुना है, प्राचीन नाम बर्मा था। बर्मा का वर्तमान नाम रखा गया है म्यांमार। और म्यांमार की जो स्थिति बन रही है वो भारत के पूर्वी क्षेत्र में, और पूर्वी क्षेत्र में यहाँ पर भारत की सीमाएं बनती हैं म्यांमार के साथ 4 राज्यों से। 4 राज्यों की बात करें तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर नागालैंड, मणिपुर और यहाँ पर है मिजोरम। इन 4 राज्यों से आपका क्वेश्चन बनता है और क्वेश्चन इनका क्रमांक दर्शाया जाता है उत्तर से दक्षिण का, जिसमें पूछ लिया जाता है भाई सबसे उत्तर में कौन सा है भूटान इस म्यांमार के साथ सीमा में। तो एक तो आता है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा आता है
मणिपुर, नागालैंड, तीसरा मणिपुर और 4 पे मिजोरम। भारत और म्यांमार के मध्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है इसकी वर्तमान लंबाई 1600 किलोमीटर। 1600 किलोमीटर लंबी सीमा जो है भारत और म्यांमार के मध्य स्थिति राज्य की 4। सीमा का नाम भी इसका भी मैकमोहन है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, मैकमोहन जो सीमा है वो अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर तिब्बत के मध्य निर्धारित की गई थी, परंतु आपको याद रखना है अरुणाचल प्रदेश की सीमा म्यांमार से भी लगती है। तो इस प्रकार ये जो सीमा है यहाँ तक की वो भी मैकमोहन के नाम से जानी जाती है। अब बात रही क्वेश्चन के एग्जाम में किस प्रकार आए, तो आपको ध्यान रखना है यदि ऑप्शन में चीन और म्यांमार दोनों हो तो पहला ऑप्शन चीन होगा, मूल सीमा चीन के साथ। तो मैकमोहन सीमा। इसके अलावा बात करें भारत और म्यांमार के मध्य वर्तमान विवाद की जो स्थिति बनी हुई है, रोहिंग्या मुसलमान शरणार्थी समस्या कौन से देश से उभरी, तो म्यांमार से। शरण ली भारत और बांग्लादेश, हालांकि भारत सरकार ने इस पर रोक लगा दी। शरण दी बांग्लादेश ने। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा बांग्लादेश से अपील की गई थी लोगों को शरण दी जाए, और अभी बांग्लादेश ने रोहिंग्या मुसलमानों के लिए राशन कार्ड, आधार कार्ड जैसी व्यवस्था जारी की है। तो इस प्रकार ये म्यांमार की स्थिति है। प्राचीन नाम बर्मा हो गया। और बात करें म्यांमार की, तो प्राचीन समय में भारत का हिस्सा था, भारत से जुड़ा हुआ क्षेत्र था। 1935 के शासन अधिनियम के तहत 1937 में ब्रिटिश सरकार ने बर्मा को भारत से अलग किया। उसके पश्चात आगे चलें सीमाओं के क्षेत्र में, पड़ोसी राष्ट्रों के क्षेत्र में, तो अगला राष्ट्र जो आ रहा है वो आ रहा है बांग्लादेश। बांग्लादेश के बारे में मैंने जैसे चर्चाएं की थी आपसे कि बांग्लादेश की स्थिति है वो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी, और ये जो सीमा लग रही है भारतीय भूभाग से लग रही है। एक तरफ ये म्यांमार से सीमा बनाता है। बांग्लादेश यहाँ पर जो सीमा बनाता है भारत के 5 राज्यों के साथ, इसमें आता है पश्चिमी बंगाल। उसके पश्चात यहाँ पर आता है असम, यहाँ पर आता है मेघालय, और ये त्रिपुरा की स्थिति है, और यहाँ पर मिजोरम। यानी कि कुल 5 राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। एक पे मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और पश्चिमी बंगाल, 5 राज्य। भारत और बांग्लादेश के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम जैसे मैंने आपको पहले बताया जीरो लाइन। जब पूर्वी पाकिस्तान था तब इसको बोलते थे रेड क्लिफ लाइन। इसकी लंबाई 4096 किलोमीटर, जो सर्वाधिक क्वेश्चन बनेगा भारत सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ बनाता है, तो इसकी लंबाई होगी बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर लंबी सीमा। तो राज्यों की स्थिति 5, सीमा का नाम जीरो लाइन। निर्धारण 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश मुक्त करवाया गया। 17 दिसंबर को ये सीमा निर्धारित की गई। तो बात करें ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा थी 7 पड़ोसी राष्ट्रों के साथ, 7 पड़ोसी राष्ट्रों में यहाँ पर पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, यहाँ पर जैसे बात करें म्यांमार, बांग्लादेश। सीमा की लंबाई लगभग, पूरी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई लगभग है 15,200,
लगभग में बात कर रहे हैं। (15,200 किलोमीटर लंबी भारत अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, जिसमें सबसे लंबी सीमा हो गई बांग्लादेश और सबसे कम अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ सीमा अप्रत्यक्ष रूप से लगती है। तो इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पश्चात बात करें तो आती है अगली सीमा तटीय सीमा। तट, सागर, महासागर, खाड़ी। तो सभी को पता है भारत 3 ओर से सागर से घिरा हुआ है। भारत एक प्रायद्वीप है और भारत की जो सीमा लगती है वो हिंद महासागर से लगती है। हिंद महासागर का जो पश्चिमी क्षेत्र है वो अरब सागर के नाम से जाना जाता है। और इसका पूर्वी क्षेत्र बंगाल की खाड़ी के नाम से। ये क्षेत्र बंगाल की खाड़ी। अरब सागर पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र बंगाल की खाड़ी। तटीय सीमा प्रारंभ होती है इधर गुजरात से। गुजरात की स्थिति तट पे बनती है, स्थल पे बनती है। यहाँ पर ये गुजरात से चलती हुई महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से गोवा, गोवा से कर्नाटक, केरल, केरल से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से ओडिशा, पश्चिम बंगाल, यानी कि लगभग 9 राज्य तटीय सीमा पे आते हैं। तटीय सीमा की जो मुख्य तट की लंबाई है वो है 6,100 किलोमीटर, यानी कि 6100 किलोमीटर। इसके अलावा बात करें भारत की संपूर्ण तटीय सीमा, जिसमें लक्षद्वीप सहित यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, कुल सीमा बनती है इनकी 7,516.6 किलोमीटर। तो ये एक तो बनती है आपकी कुल तटीय सीमा, इसका लंबाई है 7,516.6 किलोमीटर। और मुख्य तट है वो सीमा बनती है 6100। मुख्य तट पे स्थित राज्य 9 राज्यों की स्थिति जैसे बताई। ये जो पश्चिमी तट है, पश्चिमी तट पे स्थित राज्य है 5 राज्यों में एक बनता है गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, 4 पे कर्नाटक, 5 पे केरल। इसके अलावा ये पूर्वी तट, इस पे राज्य 4, यहाँ पर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और यहाँ पर पश्चिम बंगाल। तो पूर्वी तट के राज्य, पश्चिमी तट के राज्य। तटीय सीमा की कुल लंबाई 7,516.6 किलोमीटर द्वीपों सहित, मुख्य तट की लंबाई 6100। भारत जो तटीय सीमा बनाता है पश्चिम में अरब सागर, बंगाल की खाड़ी। महासागर बात करें तो हिंद महासागर 3 ओर से घिरा हुआ है, भारत का प्रायद्वीप। इसके अलावा जैसे बात करें दक्षिण में जो क्षेत्र है मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी का क्षेत्र भारत और श्रीलंका के मध्य। अब श्रीलंका की जो स्थिति बनती है भारत के दक्षिण में यहाँ पर, तो भारत और श्रीलंका के मध्य यहाँ पर जो क्षेत्र बनता है वो बनता है मन्नार की खाड़ी का। आगे बात करें तटीय सीमा में, सबसे अधिक तटीय सीमा बनती है गुजरात की। सर्वाधिक तटीय सीमा गुजरात की लगभग 1200 किलोमीटर। 1200 किलोमीटर लगभग तटीय सीमा कौन बनाता है? गुजरात। इधर दूसरी सर्वाधिक सीमा बनाता है, तटीय सीमा बनाता है, वो बनाता है आंध्र प्रदेश। तो सबसे अधिक तटीय सीमा गुजरात, दूसरी सर्वाधिक आंध्र प्रदेश। पश्चिमी तट पर सर्वाधिक तटीय सीमा गुजरात, पूर्वी तट पर सर्वाधिक तटीय सीमा आंध्र प्रदेश। बात करें सबसे कम तटीय सीमा किसकी बनती है, तो सबसे न्यूनतम तटीय सीमा बनेगी गोवा। गोवा की तटीय सीमा मात्र लगती है लगभग 80 किलोमीटर। तो सर्वाधिक तटीय सीमा गुजरात और न्यूनतम वतन ये गोवा। तटीय राज्यों की बात की हमने, कुल राज्य हो गए 9। तटीय सीमा पे स्थित राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य पूछा जाए तो महाराष्ट्र है और सबसे छोटा राज्य है गोवा। तो क्षेत्रफल में महाराष्ट्र,
सबसे छोटा गोवा। उसके पश्चात अगला जो क्वेश्चन बनता है तटों से, वो बनते हैं तटों के उपनाम। जैसे अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के नाम थे, रेड क्लिफ किसके साथ लगती है, मैकमोहन किसके साथ लगती है, उसी प्रकार तटीय क्षेत्र के उपनाम। तटीय क्षेत्र के उपनामों की बात करें तो जो गुजरात का जो तट है, ये तट किस नाम से जाना जाता है? इसमें जैसे इसके 2-3 नाम हैं। एक तो सौराष्ट्र, सौराष्ट्र जो क्षेत्र है, इसके अलावा काठियावाड़, कौन से राज्य के हैं, कौन से सागर से लगते हैं, या यहाँ पर कौन सी खाड़ी है। जैसे बात करें गुजरात के तट पर स्थित खाड़ी खंबात की खाड़ी, सागर, अरब सागर, इनके साथ गुजरात का ये तट लगता है। काफ़ी उपजाऊ क्षेत्र है सौराष्ट्र काठियावाड़। यहाँ पर बड़ी 2 नदियाँ हैं, जिसमें एक नदी तो है नर्मदा और दूसरी है ताप्ती। नर्मदा ताप्ती का जो मैदानी क्षेत्र है या इनकी भ्रंश घाटी हैं, वो कौन से तट पे बनती है? सौराष्ट्र या काठियावाड़। उसके पश्चात बात करें यहाँ पर जो महाराष्ट्र से लेकर गोवा का तट है, ये किस नाम से जाना जाता है? तो महाराष्ट्र से गोवा का तट है कोंकण, कोंकणी भाषा गोवा की है, और कोंकण तट पे आते हैं महाराष्ट्र और गोवा। उसके पश्चात यहाँ पर कर्नाटक, और कर्नाटक से लेकर केरल होता हुआ कन्याकुमारी। कन्याकुमारी का जो क्षेत्र वो तमिलनाडु में, यहाँ पर आता है केरल और ये आता है कर्नाटक। ये तटीय क्षेत्र, ये किस नाम से जाना जाता है? तो ये नाम है इसका मालाबार। मालाबार तट कौन से राज्यों का है? तो मालाबार तट पे आता है कर्नाटक, केरल और कन्याकुमारी। कन्याकुमारी की स्थिति तमिलनाडु में, भारत का जो तटीय क्षेत्र है इसका दक्षिणी बिंदु भी है कन्याकुमारी। उसके पश्चात बात करें तो ये जो पूर्वी तट बनता है, तो पूर्वी तट का जो मुख्य तट है वो कोरोमंडल तट के नाम से। तो कोरोमंडल का जो क्षेत्र आता है वो तमिलनाडु, उसके पश्चात आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में 2 नदियां बहती हैं, इसमें एक तो है गोदावरी, बाद की बूढ़ी गंगा के नाम से भी जानी जाती है गोदावरी। उसके पश्चात इसकी सारे बहने वाली नदी यहाँ पर कृष्णा। दोनों नदियों का जो डेल्टा तट है दोनों मिला हुआ है, दोनों का डेल्टा तट मिला हुआ है, और इस डेल्टा तट से लेकर कन्याकुमारी के मध्य जो तट है वो किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल। कोरोमंडल तट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कौन कौन से राज्य आते हैं? तमिलनाडु आता है, आंध्र प्रदेश। स्थिति पूछ लीजिए कहाँ से कहाँ तक है? कन्याकुमारी से लेकर गोदावरी कृष्णा। गोदावरी कृष्णा का डेल्टा तट आंध्र प्रदेश में बनता है। आंध्र प्रदेश का वर्तमान नाम सीमांध्र। और इस तट को, गोदावरी कृष्णा के तट को काकीनाडा नाम दिया गया है। काकीनाडा कौन सी 2 नदियों का डेल्टा तट कहलाता है? गोदावरी और कृष्णा का। उससे आगे का क्षेत्र है जिसमें आता है यहाँ पर है आंध्र प्रदेश का उत्तरी भाग, उड़ीसा, और उड़ीसा से विश्व का सबसे बड़ा डेल्टाई क्षेत्र। तो सभी को पता है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टाई क्षेत्र गोदावरी कृष्णा का डेल्टा, सॉरी गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। और गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा बनता है पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश। इधर से नदी आती है गंगा, और यहाँ से चीन से होती हुई बांग्लादेश, और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी की तरफ बढ़ती है ब्रह्मपुत्र। दोनों नदियों का जो डेल्टा क्षेत्र है ये कहलाता है सुंदरवन का डेल्टा। सुंदरवन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा व सबसे उपजाऊ डेल्टा है। इस डेल्टा से लेकर यहाँ पर गोदावरी और कृष्णा के मध्य का तट है वो उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता है। उत्तरी सरकार महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है।
उत्तरी सरकार पे स्थित राज्य आंध्र प्रदेश का, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। उसके पश्चात बात करें, ओडिशा का जो स्वतंत्र रूप से तट कहलाता है उसको कहते हैं उत्कल तट। स्थानीय आधार पर क्वेश्चन पूछे, उत्कल तट कौन से राज्य का है? उड़ीसा। तो उड़ीसा का तट किस नाम से जाना जाता है? उत्कल के नाम से। उसके पश्चात आंध्र प्रदेश का संपूर्ण तट, इसका स्थानीय नाम है रायलसीमा। रायलसीमा, रायलसीमा कौन से राज्य का तट है? तो ये तट है आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश का तट, उत्कल उड़ीसा का। इसके अलावा चेन्नई, चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है, तमिलनाडु में स्थित है और तट पे स्थित है। भारत का एक बड़ा महानगर है जिसका प्राचीन नाम मद्रास भी था। तो इस चेन्नई का जो तट है यहाँ पर यह कहलाता है मेरीना बीच। मेरीना बीच कौन से शहर का तट कहलाता है? पर्यटन क्षेत्र है, तो यह चेन्नई का तट मेरीना बीच के नाम से जाना जाता है। उसके पश्चात बात करें, यहाँ पर जो कर्नाटक है, तो कर्नाटक का जो स्थानीय तट है वो किस नाम से जाना जाता है? तो इसका नाम है कन्नड़ तट। कन्नड़ कर्नाटक का है। इसके अलावा महाराष्ट्र का जो पर्यटन स्थल है तट पे स्थित, उसको बोलते हैं जुही बीच। जुही बीच, जुही बीच कहाँ पर है? मुंबई। मुंबई महाराष्ट्र में, भारत का सबसे बड़ा महानगर, भारत की आर्थिक राजधानी। तो जुही बीच किसका तट कहलाता है? मुंबई का, और पर्यटन स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। तो जैसे मैंने आपको बताया, तटीय क्षेत्र के उपनाम, तटीय क्षेत्र के उपनामों में पश्चिमी तट के उपनाम पढ़े, पूर्वी तट के उपनाम पढ़े। पश्चिमी तट के उपनामों में जैसे बात करें तो हम आते हैं पहले एक बार पुनः गुजरात के तट की तरफ। तो गुजरात का तो तट है, ये किस नाम से जाना जाता है? सौराष्ट्र व काठियावाड़। उसके पश्चात महाराष्ट्र और गोवा का तट किस नाम से जाना जाता है? कोंकण। और गोवा की जो भाषा है वो कोंकणी है। उसके पश्चात बात करें, कर्नाटक से कन्याकुमारी का तट किस नाम से जाना जाता है? कन्नड़। कर्नाटक से कन्याकुमारी मालाबार आएगा, और कर्नाटक का तट किस नाम से जाना जाता है? कन्नड़। उसके पश्चात यहाँ पर कन्याकुमारी से गोदावरी कृष्णा का तट, कोरोमंडल। गोदावरी कृष्णा से गंगा ब्रह्मपुत्र उत्तरी सरकार। उसके बाद जैसे बात की स्थानीय तटों की, तो ओडिशा का तट किस नाम से जाना जाता है? उत्कल तट। रायलसीमा किसका तट कहलाता है? तो रायलसीमा आंध्र प्रदेश का बत्तान है। और इसके पश्चात बात करें, मेरीना बीच किसका कहलाता है? तो मेरीना बीच हो गया चेन्नई का, चेन्नई का प्राचीन नाम मद्रास। तो उसी प्रकार मुंबई का तट किस नाम से जाना जाएगा? जुही बीच के नाम से जाना जाएगा। इसके अलावा कर्नाटक का स्थानीय भाषा में हो गया कन्नड़। तटीय सीमा का परिचय जैसे मैंने बताया, राज्यों की स्थिति 9 हो गई। सर्वाधिक तटीय सीमा बनाता है गुजरात, न्यूनतम तटीय सीमा बनाता है गोवा, पश्चिमी तट पे राज्य हैं 5, पूर्वी तट पे राज्य हैं 4। तटीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। आगे बात करें राज्यों की, तो राज्यों की सीमाओं का परिचय चल रहा है। 9 राज्य हो गए तट पे। यहाँ पर लगभग ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित राज्य हैं उनकी संख्या हो गई 16। एक बार पुनः काउंटिंग कर लेते हैं। एक राज्य में आता है गुजरात, 2 पे आता है राजस्थान, 3 पे पंजाब, 4 पे हिमाचल प्रदेश, 5 पे उत्तराखंड, 6 पे उत्तर प्रदेश, 7 पे बिहार, 8 पे पश्चिम बंगाल, 9 पे सिक्किम, 10 पे अरुणाचल प्रदेश, 11 पे नागालैंड, 12 पे मणिपुर, 13 पे मिजोरम, 14 पे त्रिपुरा, 15 पे
मेघालय और 16 पे असम। 16 स्टेट अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे, 9 स्टेट तटीय सीमा पे। अब इनमें से भी 2 स्टेट जिसमें गुजरात, पश्चिम बंगाल तट और स्थल दोनों के साथ सीमा बनाते हैं। तो वे राज्य कौन से हैं जो तटीय सीमा पर स्थित है, स्थलीय सीमा पर स्थित है? तो इनमें आता है गुजरात और एक आता पश्चिम बंगाल। गुजरात की सीमा पाकिस्तान के साथ हो गई एक तो, और एक अरब सागर के साथ। उसी प्रकार है पश्चिम बंगाल की सीमा बांग्लादेश और बंगाल की खाड़ी के साथ सीमा लगती है। अब आंतरिक राज्य जो रह गए उसमें हरियाणा की स्थिति आती है। एक तो हरियाणा आंतरिक राज्य में आता है। हरियाणा के अलावा यहाँ पर आता है मध्य प्रदेश, आंतरिक राज्य। मध्य प्रदेश के अलावा यहाँ पर आता है छत्तीसगढ़, आंतरिक है। इसके अलावा यहाँ पर है झारखंड और ये यहाँ पर है तेलंगाना। तो स्थिति पूछी जाए, जैसे अभी SSC 10+2 पे काफी क्वेश्चन आए सीमाओं से, आंतरिक राज्यों की संख्या कितनी है? 5 राज्यों में हरियाणा, इसके अलावा मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। इसके अलावा वे राज्य जो तटीय और स्थलीय सीमा पर स्थित हैं 2, पश्चिम बंगाल, गुजरात। अब बात करें आगे, क्वेश्चन बनता अगला कि भारत के वे राज्य जो 3 राष्ट्रों के साथ सीमा बनाते हैं। तो जैसे आपने पढ़ी है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, उसमें ऐसे राज्य देखने हैं जो 3 राष्ट्रों के साथ सीमा बनाते हैं। तो यहाँ पर लेकर चलते हैं आपको सिक्किम की तरफ। सिक्किम का ये क्षेत्र है ये 3 राष्ट्रों से बनता है। एक तो चीन के साथ बनता है, एक नेपाल के साथ बनता है, एक भूटान के साथ। तो पहला राज्य सिक्किम 3 देशों के साथ सीमा बनाता है। उसके पश्चात बात करें, दूसरा है यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश म्यांमार, चीन और भूटान इनके साथ। तीसरा है पश्चिमी बंगाल। पश्चिम बंगाल यहाँ पर सीमा बनाता है बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। तो 3 ऐसे राज्य हैं जो 3 राष्ट्रों के साथ सीमा बनाते हैं, जिसमें सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया और यहाँ पर पश्चिम बंगाल। इसके अलावा अगला क्वेश्चन बनेगा आपका कि भारत का वह राज्य जो सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाता है, जिसमें आपको सर्वप्रथम बताया था उत्तर प्रदेश है, 8 राज्यों के साथ बनाता है। राज्यों की स्थिति मैंने आपको समझाई है। पहला राज्य जैसे हिमाचल प्रदेश है, दूसरा उत्तराखंड है, तीसरा यहाँ पे हरियाणा है, 4 पे यहाँ पे उत्तर प्रदेश है, 5 पे मध्य प्रदेश है, 6 पे छत्तीसगढ़ है, 7 पे झारखंड है और 8 पे उत्तर प्रदेश। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन, वे कौन से राज्य हैं जो सबसे कम राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं? तो उनमें 2 राज्य ऐसे बनते हैं भारत के जो मात्र एक राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं, जिसमें पहला राज्य बनता है यहाँ पर है सिक्किम। सिक्किम 3 ओर से 3 राष्ट्रों से घिरा हुआ है, यहाँ पर एकमात्र पश्चिम बंगाल से सीमा बनाता है। दूसरा है मेघालय। मेघालय की स्थिति 3 ओर से है, असम से और बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो 2 राज्य ऐसे हैं जो मात्र एक राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। इसके अलावा वह राज्य जो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है, उसकी स्थिति मैंने आपको बताई है, त्रिपुरा है। तो जो एक बेसिक परिचय चल रहा था आपका सीमाओं का, सीमाओं जैसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा हमने पढ़ी है, तटीय सीमा हमने पढ़ी है और राज्यों की सीमाएं, इनसे एक क्वेश्चन आ जाता। तो इनका परिचय मैंने आपको पढ़ाया। पहला हमारा बेसिक परिचय था, सीमाओं का परिचय। तो ये जानकारी आपकी पूर्ण होती है। तो इस प्रकार आज की इस क्लास को मैं यही विराम देता हूँ। ठीक है, नमस्कार।